हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी और आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, इसके नाम में ये बता रहा है कि ये क्या करता है। स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाता है, उन पॉलिसीज़ को बनाते हुए उसे कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान रखने हैं और वो प्रिंसिपल एज डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट पॉलिसी बनाने के लिए। मतलब वो प्रिंसिपल जो एज डायरेक्शंस दिए हुए हैं स्टेट पॉलिसी फॉर्मेशन में, उनको डीपीएसपी बोलते हैं। मतलब आप कोई पॉलिसी बना रहे हो तो ये सारे उसूल, ये सारे नियम, ये सारे प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं, ऐसा डीपीएसपी स्टेट को बोल रही है। ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। तो यही वाले आर्टिकल्स अपन पढ़ेंगे और अपन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच की रिलेशनशिप है वो भी थ्रू केस लॉज और अमेंडमेंट्स एंड में देखेंगे। तो वीडियो एंड तक पूरा देखना, डीपीएसपी पूरा कवर हो जाएगा। डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ ट्रिविया ये है कि भाई बीआर अंबेडकर साहब ने इसे बोला था नॉवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि डायरेक्शन के फॉर्म में हैं, प्रिंसिपल्स हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सके इंडिया में। एक बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात डीपीएसपी की, ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर का मतलब है कि ये कोर्ट के अंदर लीगली एनफोर्स नहीं हो सकती। समझ रहे हो? मतलब ये प्रिंसिपल्स हैं, स्टेट को फॉलो करनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि ये स्टेट फॉलो कर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, जब इंडिपेंडेंस हो रही थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया था तो कुछ चीज़ें थी जो सिटीजन्स को अपन दे सकते थे और कुछ चीज़ें थी जो अपन देना चाहते थे, लेकिन अभी फुल कैपेबिलिटी नहीं आई थी देने की। तो हमने जो चीज़ें 100% कि हाँ भाई सिटीजन्स आपका राइट है, वो फंडामेंटल राइट में डाली। और जो चीज़ें हम एम कर रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारा फ्यूचर है और ये हमारे आइडियल्स होने चाहिए, लेकिन ये सारे इक्वली अभी फॉलो नहीं हो सकते, लेकिन हम ट्राई करेंगे फॉलो करने की, वो है डीपीएसपी। और अगर क्वेश्चन है कि डीपीएसपी का प्रिंसिपल अपन ने कहाँ से अडॉप्ट करा है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने डीपीएसपी का प्रिंसिपल अडॉप्ट करा है। अब इतने सारे पॉइंट्स हैं डीपीएसपी में कि उनको डिवाइड कर दिया गया है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बीच में। ये इनका मतलब ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं दिया है, ये अपन अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं। लेकिन मुझे तो कन्वीनियंस भी नहीं लगती, कोर्स में है इसलिए करते हैं अपन, क्योंकि सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल किसी एक ऑर्डर में होते हैं ना, तो फिर भी ठीक रहता, याद करने में हेल्प होती। लेकिन अब पहले इनका मीनिंग देख लो। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पार्ट टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। अब इसके जो आर्टिकल्स हैं वो है 38, 39, 39 है। अब यहाँ तक ठीक था, 40 नहीं है, 41, 42, 43, 43 है और फिर बहुत सारे नहीं है और फिर 47। ऐसे ही गांधीयन प्रिंसिपल गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। गांधी जी ने जो आइडियोलॉजी यूज़ की थी रिकन्स्ट्रक्ट करने को, कंट्री को, नेशनल मूवमेंट जो अपना आज़ादी का हो रहा था, वही प्रिंसिपल्स इनमें डाले गए हैं। ये हैं आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। फिर उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी, जो कि हैं 44, 45, 48, 49, 50, 51। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे ये डिफ्रेंसिएशन याद करने के लिए कन्वीनियंट नहीं लग रहा, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर आए तो बहुत अच्छी बात है, ये लिख के आना, काफ़ी मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि अच्छा एक्स्ट्रा डिटेल है। लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है तो सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बेसिस पे इनको याद मत करना, ऑर्डर के बेसिस में याद करना जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। क्योंकि एमसीक्यू में डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर पूछ लेंगे, ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है कि नहीं है, कि गांधीयन है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैंने तो कभी देखा नहीं। तो आर्टिकल नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन बस जानो, लेकिन याद आर्टिकल नंबर के बेसिस पे ही करो, उसी ऑर्डर में करो तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ऑर्डर में देखें तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, जो कि स्टेट को डिफाइन करता है, लेकिन ये वही डेफिनेशन देता है जो कि पार्ट 3 में दी थी। ये बोलता है कि सेम मीनिंग है स्टेट का जो कि पार्ट 3 में है। पार्ट 3 क्या था? पार्ट 3 थे फंडामेंटल राइट, यानी कि ये वही डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 के अंडर में दे रखी है। आर्टिकल 12 का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पे आ जाएगा, देख लेना, देखना है तो मतलब स्टेट की डेफिनेशन होगी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, यूनियन और स्टेट दोनों का स्टेट के अंडर में आएगा। सारी लोकल अथॉरिटी, सारी अदर अथॉरिटी और जो सारी की सारी अथॉरिटीज़ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, वो भी स्टेट का पार्ट होंगी। तो ये है स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 36 के हिसाब से, जो कि सेम है जो कि आर्टिकल 12 में थी। नेक्स्ट बात आती है एक्सटेंट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी की। एनफोर्सेबिलिटी की बात करें तो वही वाली बात है कि एनफोर्सेबल नहीं है इन कोर्ट ऑफ लॉ, मगर फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और स्टेट की ड्यूटी है कि वो लॉ बनाते हुए इनको अप्लाई करे। आर्टिकल 38 का इस बात करता है सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर की। इसमें जनरल बातें करी हैं, लोगों का वेलफेयर करो, जस्टिस प्रोवाइड करो और इनइक्वालिटी कम कर दो और
सब, मतलब अपॉर्चुनिटी दो, फैसिलिटी दो, मतलब जनरल बातें, ऐसा कुछ समझने का स्पेशल है नहीं, रीडिंग मार लेना एक बार। उसके बाद आर्टिकल 39 बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, जो कि ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ये सोशलिज्म वाला प्रिंसिपल हो गया। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सोशलिज्म। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ये तो होना ही चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज, और अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और ये वाला जो क्लॉज है ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, पहले यही सारे क्लॉज थे, ये वाला क्लॉज नहीं था, 42nd अमेंडमेंट से आया है। आर्टिकल 39 ये बात करता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की, मतलब अगर आपके पास वकील के पैसे नहीं है तो स्टेट आपको वकील प्रोवाइड कराएगा। ये वाला जो आर्टिकल 39A है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट कौन साल की थी? 1976। कुछ अमेंडमेंट है जैसे 42nd अमेंडमेंट, इनका साल भी ढंग से याद होना चाहिए, वैसे सबका ही होना चाहिए, लेकिन देखो अपन है ना आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे थे, ऑब्वियसली सबका तो कैसे करोगे, तो इंपॉर्टेंट का कर लिया करो। यही सारा तरीका होता है कि इंपॉर्टेंट कैसे छानना है। 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका ईयर याद होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज़ पकड़ लो कि अमेंडमेंट के ईयर याद कर रहा हूँ फिर सबके कर रहे हो, सबके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हैं उसके याद करो, समझ रहे हो? ऐसे थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद बात आती है पंचायत सिस्टम के आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। ये बोलता है कि स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के हिसाब से, बता रखा है ना DPSP नॉन जस्टिसेबल हैं, तो फिर इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट मतलब जितनी स्टेट की औकात होगी उतना ही राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस वो इन्फोर्स करेगा। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस में इन्होंने बता रखा है कि अनएम्प्लॉयड हो, ओल्ड एज हो, सिकनेस वाला आदमी हो, कोई डिसेबल्ड हो, ठीक है, या और कोई दिक्कत है तो उसको पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए, ऐसा 41 में लिखा है। उसके बाद 42 में है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जनरल सी बात है कि भाई जो आदमी से काम करा रहे हो तो ह्यूमनली कंडीशंस में काम कराओ, और प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको रिलीफ देना पड़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही प्रोग्रेसिव बात है कि 1950 में अपन ने मैटरनिटी रिलीफ की बात कर दी थी। उसके बाद आर्टिकल 43 में बात हुई है प्रोटेक्शंस ऑफ वर्कर की, जिसमें बोला गया कि स्टेट ट्राई करेगा कि सबको एक लिविंग वेज मिले, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले और फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए हर इंसान को, ऐसा स्टेट कोशिश करेगा। ठीक है, ध्यान रखना DPSP में हमेशा कोशिश इज द कीवर्ड। उसके बाद स्टेट एंडेवर करेगा कि सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। उसके बाद है 43A और 43B। 43A ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और 43B ऐड किया गया है 97th अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की, मतलब स्टेट स्टेप लेगा कि वो जो वर्कर्स हैं, वो जो मैनेजमेंट है ना जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसका भी पार्ट रहे हैं वो, ठीक है, जहाँ पे वो जिस इंडस्ट्री में वो एंगेज्ड है वहाँ के मैनेजमेंट का भी वर्कर्स पार्ट रहे। और 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने की बात की गई है। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि UCC है, मतलब हर रिलीजन का अलग लॉ नहीं, सब हिंदू मुस्लिम एक बराबर, सबके कानून एक बराबर। ये तो मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा क्योंकि बहुत दिक्कत होगी पॉलिटिकली ये कराने में, लेकिन इसका वीडियो हमने बनाया है प्रो कॉन्स डिस्कस करते हुए, यहाँ पे आएगा वो देख लेना। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45 एजुकेशन एंड केयर टिल 6 years ऑफ एज। सिंपल सी बात है, स्टेट ध्यान रखेगा, मतलब स्टेट ध्यान रखने की कोशिश करेगा कि 6 साल तक के छोटे बच्चों की एजुकेशन और केयर ढंग से हो, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि 86th अमेंडमेंट था, 86th अमेंडमेंट 2002 में ये जो आर्टिकल 45 है चेंज किया गया। इससे पहले 2002 से पहले, इस अमेंडमेंट से पहले यहाँ बात हो रही थी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 14 साल तक के बच्चों की, उसको चेंज करके एजुकेशन और केयर टिल 6 years ऑफ एज कर दिया। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ध्यान रखना 86th अमेंडमेंट में एक और चीज़ आई थी। क्या आया था? 21A, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल 14 years ऑफ एज को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो फिर अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे 6 साल तक के बच्चों की एजुकेशन और केयर का फीचर डाल दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 46 प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस की बात करता है। 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 के थ्रू अपन ने ये वाली जो चीज़ है इसको थोड़ा इन्फोर्स करने की ट्राई की थी नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs के थ्रू, NCST-ST। लेकिन 89th अमेंडमेंट एक्ट में ये जो कमीशन था NCSC-ST को 2 कमीशन में बना दिया गया। अब हो गया है 1 कमीशन फॉर SCs और 1 कमीशन फॉर STs। तो बेसिकली ये दोनों अमेंडमेंट से 46 की DPSP का पर्पस थोड़ा सॉल्व करने की ट्राई की गई। उसके बाद आर्टिकल 47 बात करता है न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और प्रोहिबिशन की। बेसिकली वही जनरल बातें कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए। और प्रोहिबिशन यहाँ पे क्या है?
प्रोहिबिशन है कि सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के अलावा सारी जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स हैं, यानी कि दारू भी आती है इसमें, वो सब बंद की जाए, प्रोहिबिशन लाया जाए उन सब में। ठीक है, ये तो कभी नहीं होना मुझे लगता है। दारू बैन पूरे इंडिया में, हाँ, नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन फ्रॉम काउ स्लॉटर एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर। ये बहुत लोगों को नहीं पता कि इंडिया में गाय करते हैं, लेकिन काउ स्लॉटर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है कि नहीं करना। अपने को ट्राई करना है कि अबॉलिश होए काउ स्लॉटर और काउस का स्लॉटर। बफलोज नहीं, गोट्स नहीं, बाकी जानवर जाएँ भाड़ में, काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। सिंपल सा, कुछ ज़्यादा इसमें समझाने जैसा नहीं है, बस ये ध्यान रखना 42nd अमेंडमेंट से आया है। उसके बाद आर्टिकल 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स की। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नंबर याद रखना। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर वाली डॉक्ट्रिन वाली बात है। और आर्टिकल 51 बोलता है इंटरनेशनल रिलेशन बना के रखने हैं भाई, दूसरे देशों के साथ बेसिकली सब मतलब बना के रखनी है। इतना मान लो, शॉर्ट में पढ़ लेना एक बार डायरेक्ट में, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो हो गए सारे के सारे आर्टिकल्स एकदम ऑर्डर में, और जितना जिसमें डिटेल मेरे को लगा था इंपॉर्टेंट है उतना मैंने बता दिया। बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की। कोई डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाए या वाइसा वर्सा, तो क्या करेंगे अपन? मतलब सिंपल सा आंसर है कि फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंस मिलेगी, लेकिन इतना सिंपल रियलिटी में नहीं है। पहला केस है चंपाकम दोराईराजन केस, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट बात इसमें बोली गई वो ये थी कि डिस्प्यूट उठा था कि 15 और 29 सब क्लॉज 2 ये दोनों फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं, ये दोनों इक्वालिटी प्रमोट करते हैं, लेकिन आर्टिकल 46 डीपीएसपी का वीकर सेक्शन को प्रमोट करने की बात करता है। ठीक है, तो अपन किसकी बात माने, 46 की बात माने कि 15 और 29 2 की बात माने? तो चंपाकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, तो फंडामेंटल राइट हमेशा प्रिवेल करेंगे और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को सप्लीमेंट करेगी हमेशा। एक बात इसमें ध्यान रखना कि आर्टिकल 15 में जो 15 सब क्लॉज 4 है ना, जो वीकर सेक्शन को प्रमोट करने की बात करता है, वो तब नहीं था। वो कब आया? वो आया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू। जो अपना पार्लियामेंट था उसने ईगो पे ले ली, उसने बोला अच्छा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में नहीं हो सकता, तो फंडामेंटल राइट में ही जोड़ दिया एक प्रोविज़न कि कोई भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन होंगे या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होंगे तो उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बन सकते हैं। नेक्स्ट केस है इन रे केरला एजुकेशन बिल 1958 में। इसमें एक ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है ना, वो अप्लाई करनी चाहिए। अपने को डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स इन दोनों को हारमोनियसली साथ में मिला जुला के काम करना चाहिए, है ना। तो और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मानना चाहिए दोनों को एक दूसरे के। फिर उसके बाद गोलकनाथ केस में वही अमेंडमेंट वाली लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट है ना फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर सकता, ज़्यादा शानागिरी नहीं चलेगी कि यहाँ पे आपने 15(4) डाल दिया फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ताकि डीपीएसपी को आप इफेक्ट दे सको फंडामेंटल राइट, या आपने अमेंड कर दिया ताकि डीपीएसपी को आप इन्फोर्स कर सको। ये कौन सी बात होती है, ये नहीं चलेगा, गोलकनाथ ने बोला। तो उसके बाद पार्लियामेंट ने क्या करा, 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने बोला कि देखो 13(4) ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, देखो इनके वीडियोस देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके। 13(4) और 368(3) ये हमने डाल दिए हैं। वैसे बाय द वे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो वीडियो है उसमें आएगा सब, उसका चलो मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा, अभी आ जाएगा, देख लेना। 24th अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली 13(4) और 368(3) ऐड कर दिया गया, जिसका मतलब ये हो गया कुल मिला के कि पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अमेंड कर सकता है, उनको पावर मिल गई। तो गोलकनाथ को नलिफाई कर दिया 24th अमेंडमेंट ने। उसके बाद आया 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट में 31C ऐड कर दिया गया। 31C बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी लॉ जो डीपीएसपी को एनफोर्स कराने के लिए, इफेक्ट देने के लिए बनाया गया है, उसको इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा अगर वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अगेंस्ट हुआ। तो बाकियों के अगेंस्ट हुआ तो उनको आप मतलब हटा दो भले ही, लेकिन 14, 19 और 31 के अगेंस्ट हुआ तो नहीं माना जाएगा, ऐसा 31C में बोला गया। आर्टिकल 31 पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। 19, 14 आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो भाग जाओ मेरी सीरीज से। 14, 19 नहीं पता तो फिर डूब मरो कहीं जाके। फिर उसके बाद केशव नंदा भारती केस आया।
केशव नंदा भारती में बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई और उन्होंने बोल दिया कि जो ऊपर 13(1)(c) में आप जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहे हो 1419 या 31 के अगेंस्ट में हुआ तो वो आप नहीं छीन सकते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 25th अमेंडमेंट को नलीफाई कर दिया केशव नंदा भारती ने। और ये वाला 24th अमेंडमेंट में जो अनलिमिटेड पावर दी थी पार्लियामेंट को, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आते ही हट गई। फिर 42nd अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने फिर वही करा, खुद को बहुत सारी पावर दे दी और जुडिशियल रिव्यू का स्कोप खत्म कर दिया खुद के ऊपर से। फिर अपने टाइमलाइन का फाइनल केस मिनर्वा मिल्स केस आया। इसमें बेसिकली बोला गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी हैं, वो सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट के, मतलब फंडामेंटल राइट ऊपर हैं, लेकिन आर्टिकल 14 और 19 डीपीएसपी से नीचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में। एब्सोल्यूट प्राइमेसी अगर आप किसी एक को दे दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी बिगड़ जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये समझो कि प्रेजेंट पोजीशन है कि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर हैं, लेकिन इसमें 14 और 19 नहीं इंक्लूडेड है। सारे फंडामेंटल राइट 14-19 के अलावा सबसे ऊपर, उसके नीचे जो प्रेसिडेंस में हैं वो हैं डीपीएसपी 39B और 39C, उसके नीचे हैं फंडामेंटल राइट 14 और 19 और सबसे नीचे हैं डीपीएसपी सारी बची हुई 39B और 39C के अलावा। डीपीएसपी 39B और 39C को प्रेसिडेंस दी गई है फंडामेंटल राइट 14 और 19 से ऊपर, इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी सारे डीपीएसपी नीचे हैं। तो गाइस ये हो गया वीडियो कंप्लीट। जाना मत, यहाँ पे आएगी कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आएंगे मेरे पेड कोर्सेज के वीडियोस। अभी तो एक ही है लेकिन फ्यूचर में और ऐड करूँगा, तो यहाँ पे देख लेना। और यहाँ पे नीचे सारे लिंक्स आएंगे सोशल मीडिया के, इंस्टा वो जो भी फलाना फलाना वो सब देख लेना। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी या।